हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स रिलेटेड टू द स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी एग्जामिनेशन में ना सिर्फ इसके करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपको बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। डेली आप न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ साइंस यानी कि स्पेस एंड टेक वाले पार्ट से कुछ ना कुछ सुनते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल GSLV Mark 3, ठीक है। फिर इसके अलावा आप सुनते हो PSLV। तो ये क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे सो दैट जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो एंड करंट अफेयर कवर करो तो आपको ये टर्म्स क्लियर हों। चलो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्टली, स्पेस टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप बनाओगे तो अर्थ के ऊपर, पर यूज़ कहाँ करोगे? जाके स्पेस में। तो स्पेस एंड टेक के अंदर हम स्पेस किस चीज़ को बोलते हैं? बोला जाता है, अगर मान लो आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, यहाँ से लेके 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे जाओगे तो वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आती है। मैंने बोला इमेजिनरी लाइन, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती पर हम मानते हैं, और उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं कर्मन लाइन। तो यहाँ के आगे बोलते हैं कि जो भी चीज़ है वो सारा स्पेस है। तो टेक्नोलॉजी यूज़ इन ट्रैवल और एक्टिविटी बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को? तो एक तो ट्रैवलिंग का पर्पज़ हो सकता है। ट्रैवलिंग मतलब टूरिज़्म, जो कि अभी ये रिसेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जैसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ये भी लेके जाते हैं, कर्मन लाइन तक लेके जाते हैं 1-2 किलोमीटर ऊपर, फिर बोलते हैं कि देखो स्पेस आ गया एंड देन रिटर्न हो जाते हैं। वैसे ही बेजोस की भी आपने सुनी होगी, ब्लू हॉरिजन, वो भी टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी की जो एक्टिविटी होती है जो आप सुनते हो इसरो के कॉन्टेक्स्ट में, नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगी, जाक्सा हो गया, जापानीज़ एरोस्पेस कंपनी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इनकी कंपनीज़ के जब नाम, इन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के जब नाम सुनते हो तो इनका जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है रिगार्डिंग रिसर्च। इनका जो मेन फोकस होता है वो रिसर्च के ऊपर, या फिर कोई सैंपल कलेक्ट करना है किसी प्लैनेट के ऊपर से, तो वो सारा काम किनका रहता है? इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं? जैसे कि स्पेस व्हीकल चाहिए होता है, एक स्पेस क्राफ्ट भी तो चाहिए ना, जिसके थ्रू ऊपर तक जाएंगे, स्पेस तक जाएंगे, सैटेलाइट्स आ जाएंगी। स्पेस स्टेशंस होते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपने सुना होगा, तियांगोंग के बारे में आपने सुना होगा, ये चाइनीज़ स्पेस स्टेशन है। तो इस तरह से ये टर्म्स आप न्यूज़पेपर में डेली देखते हो। आज हम सारी की सारी जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इजीली, ठीक है। सो लॉन्च व्हीकल का यूज़ होता है। अब जैसे हम अर्थ के ऊपर देखें तो हमें बस चाहिए होती है, कार चाहिए होती है, या फिर कोई बाइक चाहिए होती है, स्कूटी चाहिए होती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो अगर अर्थ से लेके स्पेस तक जाना है तो कौन सी बस लेके जाती है? तो उसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। तो इन स्पेस प्रोपल्जन, तो फ्यूल भी अलग तरह का यूज़ होगा, अभी देखेंगे। वाइड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा होता है। अभी आप गगनयान मिशन को सुनते हो न्यूज़ में, उसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं ऊपर स्पेस में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। ये क्या चीज़ें हैं वो सारी आज के लेक्चर्स में कवर करेंगे। इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, बेसिक टर्म्स देखेंगे, ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, सैटेलाइट के बारे में देखेंगे, स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, स्पेस मिशन कैसे कैसे हुए, इंडिया के इंटरनेशनल स्पेस मिशन की बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक टर्म्स जो भी एसोसिएटेड हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से, उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले आती है स्पेस, फिर स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होती है, शटल क्या होता है, ऑर्बिट्स क्या होती हैं, इनर एंड आउटर क्या होती हैं, रॉकेट क्या होता है, और ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया है, मान लो दिस इज़ योर अर्थ, यहाँ पे आप खड़े हो, तो यहाँ से लेके अगर आप 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे जाते हो तो वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आती है जिसको बोला जाता है कर्मन लाइन। और बोला जाता है इस कर्मन लाइन के बियॉन्ड, यानी कि 100 किलोमीटर के बियॉन्ड जो भी चीज़ है वो क्या दिखेगी आपको? स्पेस। तो कर्मन लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, इस कर्मन लाइन के बियॉन्ड स्पेस स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है स्पेस क्राफ्ट क्या होता है? तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें चाहिए कोई भी चीज़ स्पेस के ऊपर भेजने के लिए, तो दैट इज स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट दो तरह के देखते हो आप, एक होता है सैटेलाइट, एक होता है शटल। पहले सैटेलाइट देख लेते हैं क्या होता है। तो आप वो देखते हो ना न्यूज़पेपर में कि PSLV लॉन्च व्हीकल के थ्रू इतनी सैटेलाइट्स डिप्लॉय करी गई लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर, या फिर GEO, इनके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इन ऑर्बिट्स के अंदर डाली गई। तो वो सैटेलाइट है क्या चीज़? तो जो भी चीज़ हम ऑर्बिट ऑफ अर्थ में भेज रहे हैं, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, आपको पता है इस तरह से हमारी अर्थ है। अब ये सैटेलाइट क्या करेगी? इसके अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी इस तरह से, तो रिवॉल्व कर रही है तो मतलब अर्थ के अट्रैक्शन में है।
मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। कोई भी ह्यूमन बीइंग इसके ऊपर बैठ के नहीं जाता। मैंने कहा ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग सैटेलाइट के ऊपर बैठ के नहीं जाता, वो शटल के अंदर बैठ के जाता है। बट जो सैटेलाइट होती है उसके ऊपर या अंदर ह्यूमन बीइंग नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्होंने तो सैटेलाइट्स ने तो ऊपर ही रहना है। अल्टीमेटली हमारे लिए टेलीकम्युनिकेशन का काम करना है, नेविगेशन का काम करना है, रिमोट सेंसिंग होगी उसका काम करना है, तो हमें ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे नहीं भेजने होते। बट येस, आप सुनते हो प्लांट भेजा था सैटेलाइट के ऊपर, ठीक है, एनिमल भेजा था, और फिर वे गेट द रिजल्ट कि वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप सुनते रहते हो। तो वो बायो सैटेलाइट उनको हम बोल देते हैं। पर अभी के लिए सैटेलाइट ह्यूमन की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेगा। इनको रीयूज़ भी नहीं करते हम, और ये वापस भी कभी नहीं आती। और कैसे जब ये डिफंक्ट हो जाती है, डिफंक्ट का मतलब है जब ये यूजेबल नहीं रहती है, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्पेस डेब्रीज, फिर ये स्पेस डेब्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट्स हाउ योर सैटेलाइट अपीयर्स। फिर शटल क्या होता है? शटल होता है कुछ ऐसा जैसा ऑब्जेक्ट, इस तरह से यहाँ पे विंडोज़ लगे होते हैं, ठीक है, ताकि वो जो टूरिज़्म के पर्पज़ से अगर शटल भेजा गया है तो उस विंडो के थ्रू बाहर देख सकें। तो शटल जो होता है वो रीयूजेबल होगा। ऑब्वियसली अगर इसमें ह्यूमन बीइंग बैठ के गए हैं तो वापस भी तो लाना पड़ेगा ना अर्थ पे। तो जो शटल होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं, ये अर्थ के सरफेस पे दोबारा से वापस आ सकते हैं, और इसके अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा होता है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या क्या नीड है? ऑक्सीजन की तो है, यानी कि इनहेल ऑक्सीजन तो करनी है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल भी करनी है। उसके अलावा कैल्शियम होता है हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम के अलावा पोटासियम होता है, सोडियम आयंस होते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है इस शटल के अंदर। ये जो शटल होती है इसके अंदर ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है उनको वैसा ही एटमॉस्फेयर शटल के अंदर भी मिले जैसा अर्थ के ऊपर था। इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी को जानने से पहले 3 टर्म्स देख लो क्या क्या हैं। तो 3 टर्म्स यूज़ होती हैं। एक होती है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जो है ये आती है हमारे अमेरिका से, ठीक है, ये अमेरिकन टर्म है एस्ट्रोनॉट। ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो किसी रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए, जिनकी स्टडी ही इस रिसर्च पर्पज़ से हुई है, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड से हुई है, उन ह्यूमन बीइंग्स को हम क्या बोल देते हैं? एस्ट्रोनॉट। ये कॉस्मोनॉट, ये भी एस्ट्रोनॉट ही होते हैं, बट ये कैसी है? ये रॉस्कोमॉस ने दी है, यानी कि रशियन टर्म है। और वहीं पे आती है व्योमनॉट, ये इंडियन टर्म है। अभी गगनयान के अंदर व्योमित्र के बारे में आपने सुना होगा, तो व्योमनॉट जो है वो इंडियन टर्म है, ऑल्दो इसको यूज़ बहुत कम किया जाता है, बट दिस इज़ योर इंडियन टर्म। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी। तो एक होती है टेथर्ड, एक होती है अनटेथर्ड। अब देखो, अभी हमने देखा ना शटल, यहाँ पे 2 लोग आएंगे, 2 चीज़ें आएंगी। एक आएगी आपकी शटल, ये आपकी शटल है, ये भी आपकी शटल है। तो शटल में अभी देखा हमने कौन जाता है? ह्यूमन बीइंग जाते हैं। क्यों जाते हैं? टू परफॉर्म सम एक्टिविटी ऑन द प्लैनेट। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका मार्स, यहाँ पे मान लो हमने ह्यूमन बीइंग को भेज दिया, ठीक है। मार्स भी छोड़ो, मून ले लेते हैं इसको। तो मून के ऊपर आपका ये शटल इस तरह से पहुँच गया। इस तरफ भी दूसरा केस भी ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे भी शटल मून के ऊपर पहुँच गया। अब क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग होता है ना वो बाहर निकलेगा। तो जब तो बाहर निकलेगा तो उसने एक पाइप, एक वेंट के थ्रू अपने आप को कनेक्ट किया होगा शटल से, ताकि उसको ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूअसली आती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती रहे। तो शटल के साथ जब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, या जिसको वेंट भी बोल देते हो, ये जुड़ा है, और इस वेंट को लगा के ही ये एस्ट्रोनॉट अपनी एक्टिविटी करेगा उस मून के सरफेस पे, तो उस तरह की एक्टिविटी को बोलते हैं हम टेथर्ड एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। अब देखो, 2 शब्दों से बना है एक्स्ट्रा वेहिकुलर। एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर, और दूसरा है वेहिकुलर यानी कि व्हीकल। तो व्हीकल के बाहर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेहिकुलर। टेथर मतलब टुगेदर, यानी कि शटल और एस्ट्रोनॉट के बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। जितनी ये लंबी पाइप है उतनी विसिनिटी में ह्यूमन बीइंग जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोनॉट वहाँ पे अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, इस शटल से बाहर निकला ह्यूमन बीइंग यानी कि एस्ट्रोनॉट, और एक पाइप से कनेक्टेड होगा। वहीं पे दूसरा केस बनता है अनटेथर्ड, यानी कि जुड़ा नहीं होगा। तो जुड़ा कैसे नहीं होगा? मान लो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट निकला, पर यहाँ पे कोई पाइप नहीं होगी, इस तरह की कोई पाइप नहीं देखने को मिलेगी आपको। देयर इज़ नो पाइप हियर। तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि एस्ट्रोनॉट है वो एज इट इज़ बाहर निकलेगा, पर येस इसके पास एक बैग होगा, और उस बैग के अंदर पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो उस तरह की एक्टिविटी को बोलते हैं अनटेथर्ड।
टेदर्ड मतलब जो बॉडी होगी एस्ट्रोनॉट की वो अटैच रहेगी शटल के साथ वेंट की हेल्प से। एंड दूसरा देखा अनटेदर्ड, अनटेदर्ड का मतलब है एस्ट्रोनॉट सरफेस पे निकल जाएगा जो जहाँ पे भी गया हुआ है और बिना किसी कनेक्शन के। फिर आता है रॉकेट। रॉकेट क्या होता है, तो ये मोटर की तरह एक्ट करता है। इसको हम मिसाइल से भी अटैच कर सकते हैं, इसको हम लॉन्च व्हीकल से भी अटैच कर सकते हैं। मिसाइल से क्यों अटैच करेंगे, बिकॉज मिसाइल का क्या पर्पस होता है, डिस्ट्रक्टिव। मिसाइल क्यों लॉन्च करी जाती है किसी भी कंट्री के ऊपर, ताकि डिस्ट्रक्शन कॉज कर सके, ठीक है। तो जो मिसाइल्स होती हैं दे आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, यानी कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। और ये क्या कैरी करती हैं, तो एमिनेशन पाउडर। एमिनेशन पाउडर से यहाँ पे मतलब है जो भी आपका गोला हो गया, बारूद हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एमिनेशन पाउडर के अंदर। फिर आता है लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल आप यूज़ करते हो कहाँ पे, दैट इज़ इन स्पेस। तो जब भी आपने सैटेलाइट होगी, शटल हो गई, उसको भेजना होता है स्पेस के अंदर, तो क्या यूज़ करते हैं हम, लॉन्च व्हीकल। तो रॉकेट लॉन्च व्हीकल के साथ भी अटैच होता है, हमेशा ये बॉटम पे अटैच होगा, यहाँ पे भी लॉन्च व्हीकल में भी बॉटम में अटैच होगा। तो लॉन्च व्हीकल क्या करता है, या तो हमारा शटल या फिर सैटेलाइट, इन दोनों चीज़ों को कैरी करता है टू द स्पेस। तो इसका जो पर्पस होता है मेनली दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव पर्पस। ये देखो ये मिसाइल दिखाई हुई है, ऐसे लॉन्च करी गई और दैट्स हाउ इट अपीयर्स। अब एक चीज़ देख लो, ये है आपका इवोल्यूशन ऑफ लॉन्च व्हीकल, कैसे आपके लॉन्च व्हीकल बनते गए और क्या क्या उनमें एडवांसमेंट हुई वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो आपका आया दैट वाज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे जो प्रिमिटिव था यानी कि सिंपल था सबसे, जो था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, जब हमने बहुत सारी अपनी जैसे आर्यभट्टा को भी लॉन्च किया था सैटेलाइट को, तो हमने कॉस्मोस करके लॉन्च व्हीकल रशिया से लिया हुआ था उसको लॉन्च करवाने के लिए। उसके बाद हमें लगा कि हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो आता है वो था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-1 फेल हो जाता है, SLV-2 फेल हो जाता है, फाइनली हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 आया था, जिसके थ्रू हमने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ऑल्दो दैट मिशन वॉज पार्शियली सक्सेसफुल, बट स्टिल जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो रोहिणी कैरी करी थी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 ने, ठीक है। ये थी सबसे पहली चीज़। अब चेंज क्या क्या चीज़ें होंगी वो देखेंगे हम, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी कैसी है, यानी कि फ्यूल किस फॉर्म में लेके जा रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में लेके जा रहे हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम देखेंगे कैसे कैसे इवोल्यूशन में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 वो देखते चलेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ आएगी आपकी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखो जो पहला बनाया होगा लॉन्च व्हीकल उसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी कम ही होगी ना, फिर हम चाहते थे कि थोड़ा सा वेट और ज़्यादा कैरी कर सकें और ज़्यादा सैटेलाइट हम ऊपर भेज सकें। तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जब आता है तो यू विल नोटिस कि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो हो जाती है 150 के आसपास, ठीक है। कितनी होगी थी, 150 के आसपास होगी थी। सो इसमें कैरिंग कैपेसिटी आप देखोगे बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। थर्ड आता है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब अर्थ के 2 पार्ट्स आपको पता है, सेंटर से 0 डिग्री पे निकलती है इक्वेटर, टॉप पे आते हैं पोल्स। तो यानी कि इसी के नाम पोलर पड़ा है, और पोलर और क्यों पड़ा है, क्योंकि ये सन के साथ सिंक बना के घूमती हैं, ठीक है। बट एनीवेज अभी आप देखो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी देखेंगे क्या क्या फ़र्क है सभी में। फिर GSLV सीरीज़ चल पड़ी। GSLV का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी आप बहुत सारी स्टेजेस देखोगे, मार्क 1 देखोगे, मार्क 2 देखोगे। आजकल जो न्यूज़ में बना रहता है वो है आपका GSLV मार्क 3, ठीक है। 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इनके बारे में, बट उससे पहले जान लो ऑर्बिट्स क्या होती हैं। ऑर्बिट क्या होता है, सिंपल लेमन शब्दों में बोलें तो एक पाथवे होता है। अब देखो इफ़ दिस इज़ योर सन, इसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, पहले मर्क्यूरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पर हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना सन के अराउंड, अर्थ भी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन। तो किस रास्ते पे कर रही है, वो जो इमेजिनरी पाथवे उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो सन के अराउंड जब अर्थ ऑर्बिट कर रही है तो इस बोलेंगे हम कि ये इमेजिनरी पाथवे है, और टर्म क्या दे दी गई, तो ऑर्बिट दे दी गई। उसी तरह से एक और चीज़ एग्जाम्पल में देखो, अर्थ के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है, तो मून कर रहा है, विच इज़ इट्स नेचुरल सैटेलाइट। तो जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इस रास्ते को भी क्या बोल दिया, ऑर्बिट।
जिस ऑर्बिट पे मून रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सारी अल्टीमेटली चीज़ें क्या हैं, ऐसा इमेजिनरी पाथवे जो स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको हमने क्या टर्म्स दे दी, तो उसको हमने टर्म्स दे दी ऑर्बिट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट में हम क्या देखेंगे, कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द डिस्टेंस वाइज एंड पोजीशन वाइज। अब बोला गया अगर डिस्टेंस के बेसिस पे देखें तो ऑर्बिट्स आपके 4 तरह की होंगी, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, दूसरी आ गई पोजीशन वाइज, यानी कि पोल की तरफ है, इक्वेटोरियल पे है या इंक्लाइंड है। पहले तो अर्थ का स्ट्रक्चर देखो, इस तरह से है ना अपना अर्थ का स्ट्रक्चर, ऊपर क्या आ जाते हैं पोल्स, तो ऐसी ऑर्बिट जो पोल्स के अराउंड बन रही है इस तरह से। अब देखो ऑर्बिट और सैटेलाइट आगे आपकी एक तरह से सिंक में यूज़ होंगी, कभी ऑर्बिट बोल दूंगी कभी सैटेलाइट बोल दूंगी। उसका मतलब क्या होगा, अगर ऑर्बिट बोल रही होंगी तो सैटेलाइट की पाथ की बात कर रही होंगी, और अगर सैटेलाइट बोल दिया तो किसके ऊपर रिवॉल्व कर रही होगी, वो ऑब्वियसली ऑर्बिट के ऊपर। जो चीज़ ऑर्बिट के ऊपर दिखेगी आपको अब वो सैटेलाइट देखेंगे हम। ठीक है, सैटेलाइट की बातें करेंगे। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ यहाँ पे कि पोलर ऑर्बिट, यानी कि मैं ऐसे बोल दूँ अगर कि ऐसी सैटेलाइट जो पोल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो रास्ता क्या हो जाएगा, पोलर ऑर्बिट। ठीक है, उसको बोल देंगे पोलर ऑर्बिट पे है। ठीक है, तो सैटेलाइट जो होती है वो पोल्स के अराउंड भी रिवॉल्व कर सकती है इस तरह से, और इस टाइप की ऑर्बिट को बोल देते हैं पोलर ऑर्बिट, जहाँ पे ऐसी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। दूसरा आ जाएगा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब है सैटेलाइट इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो पाथ बन जाएगा इसको बोल देंगे इक्वेटोरियल पाथवे। एक होता है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड ऑर्बिट क्या होती है, यानी कि किसी एंगल पे रिवॉल्व करेगी, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री, इस तरह से। यानी कि ऐसी ऑर्बिट जो किस पे बनेगी, किसी एंगल के ऊपर बनेगी, यानी कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व तो कर रही है पर कोई एंगल बनाती रहेगी। ठीक है, पोल्स पे आपने देखा बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री, वैसे इक्वेटर पे भी देखा आपने 360 डिग्री। बट जो इंक्लाइंड होगा यहाँ पे प्रॉपर एंगल डिफर करते रहेंगे, कोई ना कोई एंगल बनाएगा जो कि आपको रिकॉग्नाइजेबल होगा। तो ये तो होगी पोल पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स की टाइप। दूसरा हमने देखा डिस्टेंस वाइज, यानी कि अर्थ से कितने दूरी पे वो ऑर्बिट है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे 4 तरह की ऑर्बिट्स मिलेंगी। सबसे पहले इफ़ दिस इज़ योर अर्थ, तो अर्थ के अराउंड मान लो ये पहली ऑर्बिट है। ठीक है, ये मान लेंगे दूसरी ऑर्बिट है, एक्लिप्स्ड होता है ना ऑर्बिट का, तीसरी आती है और फिर चौथी देखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस के बेसिस पे हमने बोला 4 तरह की ऑर्बिट्स मिलेंगी। सबसे पहले अर्थ से लेके ये एक पहली जो ऑर्बिट आपको मिलेगी इसका डिस्टेंस होगा 50 से 2000 किलोमीटर तक का। 2K लिख रही हूँ मैं, इसका मतलब 2000 है। मतलब जब ऑर्बिट आपकी 50 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर की दूरी पे होगी तो उस टाइप की ऑर्बिट को बोल देंगे लो अर्थ ऑर्बिट। और ऐसी सैटेलाइट क्या आ जाएगी, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। मतलब जो 50 से 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है वहाँ पे हम बोल देते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ से डिस्टेंस बन जाएगा 5000 से लेके 20000 किलोमीटर तक का। तो इस टाइप की ऑर्बिट को बोलेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट। डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है ना, फिर एक और पॉसिबिलिटी है और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा डिस्टेंस, कितना हो गया 36000 किलोमीटर। ठीक है, ये जो 36000 किलोमीटर की आएगी इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स। अब इसके बियॉन्ड अगर हम चले जाएंगे, इसके बियॉन्ड कितना भी हो सकता है डिस्टेंस, इसके बियॉन्ड कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, उसको हम बोलेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट, यानी कि बियॉन्ड 36,000 किलोमीटर। ठीक है, बियॉन्ड 36,000 किलोमीटर। 36,000 जो है अप्रॉक्स टर्म है, अदरवाइज ये 35,786 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये तो होगी डिस्टेंस वाइज ऑर्बिट्स की कितनी टाइप है। लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि 50 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी कि 5000 से लेके 20000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब यहाँ पे जियो स्टेशनरी के साथ एक और देख लेते हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, अभी बता देती हूँ इसके बारे में भी। और चौथी कौन सी आ गई, हाई अर्थ ऑर्बिट, यानी कि 36,000 किलोमीटर के बाद में आप जो भी ऑर्बिट देखोगे वो सारी क्या होंगी, हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, इसको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट भी बोल देते हैं। तो 2 शब्दों से बना है, वन इज जियो और दूसरा बना है स्टेशनरी। जियो का मतलब है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब है कोई चीज़ स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट का मतलब है रुकी हुई है। ठीक है, कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसको क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है ना, जैसे जैसे आपकी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
अर्थ इज़ रोटेटिंग कितना, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कितना टाइम लेती है, तो 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड समथिंग, ठीक है, यानी कि 24 घंटे हम बोल सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये रोटेशन टाइम होता है अर्थ का। अब बोला जाता है ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है ना, इस पे जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है ना, वो अर्थ की रोटेशन को सिंक में रख के रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ को टाइम लग रहा है 24 घंटे रोटेट करते करते, तो ये सैटेलाइट क्या करेंगी, ये 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमेंगी और हमें ऐसे लगेगा अर्थ से कि ये सैटेलाइट जो है वो बिल्कुल स्टेगनेंट है, यानी कि वो घूम ही नहीं रही। रियलिटी में तो वो घूम रही है, पर वो बिकॉज अर्थ के रोटेशन को कंपनसेट कर रही है, यानी कि वो भी 24 घंटे ही ले रही है रिवॉल्व होने को, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट है वो स्टेगनेंट है। इसी वजह से इस ऑर्बिट का नाम पड़ गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एक और होती है जिसको बोलते हैं जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। अब ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, इसको भी हम 36 किलोमीटर पे ही देखेंगे, पर यहाँ पे ये कोई ना कोई एंगल बनाएगी, और जब एंगल बनाएगी तो ये घूमती हुई अर्थ के सरफेस से दिखेगी विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये एंगल पे चलेगी, तो दस ये हमें दिखाई देती है। तो ऐसी सैटेलाइट जो हमें दिखाई देती हैं, इससे पता चलता है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट के अंदर है। इसी वजह से इनका नाम भी अकॉर्डिंगली पड़ा, ठीक है। हाई अर्थ ऑर्बिट हमने देख लिया, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। अब सैटेलाइट की कैटेगरीज देख लो। सबसे पहले आती है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट मतलब ऐसी सैटेलाइट जिसको हमने एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा, रिसर्च के लिए भेज दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, आप सुनते हो कि इसरो ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने जो सैटेलाइट्स बनाई थी वो भेजी हैं, ठीक है। एक तो वैसी सैटेलाइट आ जाएंगी, दूसरा यूनिवर्सिटी के पर्पस से, यानी कि यूनिवर्सिटी के ही काम होंगे उन सैटेलाइट्स की हेल्प से, तो उनको बोल देते हैं यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी कि अर्थ का टेरेन स्टडी करना, ठीक है, जो भी ओशन स्टडी करना, वो सारी चीज़ें। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इरोजन्स हो रहे हैं, ठीक है, फ्लड्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें स्टडी करना। इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, नेविगेशन पर्पस से यूज़ करते हैं। जीसैट की बहुत लंबी चौड़ी सीरीज़ है, आपने सिर्फ करंट अफेयर वाली पढ़नी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर इंस्टीट्यूशंस का। 1962 में आप नोटिस करोगे कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, विक्रम साराभाई जी का नाम भी आपने याद रखना है साथ में, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर टेक में हम होमी जे भाभा जी के बारे में याद रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे विक्रम साराभाई। चलो, 1962 में एक बॉडी बन के आती है जिसका नाम था इंकोस्पर, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। किसने फॉर्म करी, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। एंड कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, फ्रॉम द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS। यहाँ पे फर्स्ट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया थुम्बा के अंदर। थुम्बा इज़ इन केरला, ठीक है। तो कहाँ चले गए हम, बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में, यहाँ पे केरला, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS, ठीक है। पहली चीज़ 1962 में हुई। 1963 में हमने अपना फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट बनाया और उसको लॉन्च करा फ्रॉम TERLS, यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, 1963 में। 1969 में हमने एक फुल फ्लैश्ड बॉडी बना दी जिसका नाम रखा इसरो। तो 1962 में इनकोस्पर आता है, 1969 में आप देखोगे इसरो बन गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंडर है अभी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, अगस्त 15, 1969, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे 1972 में, तो यहाँ पे अभी एक स्पेस कमीशन बना दिया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेटअप करा गया, तो अभी इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ले आए। 1975 में बिकम्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो था वो पूरी तरह से फुली फ्लैश्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है ऑन अप्रैल 1, 1975। इसरो की जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी जिसका नाम था आर्यभट्टा, उसको लॉन्च किया गया। बट यहाँ पे जो यूज़ किया था हमने लॉन्च व्हीकल, वो था कॉस्मोमॉस, ये था कॉस्मोमॉस 3M। ये कहाँ से लाए थे हम, M3 या 3M लिखते हैं इसको, तो इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम रशिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ VSSC। अब कुछ लोकेशंस याद रखनी है आपको। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है। जितने भी लॉन्च व्हीकल आप देखते हो वो कहाँ पे बनते हैं, तो VSSC यानी कि तिरुवनंतपुरम में, यहाँ पे VSSC तिरुवनंतपुरम में लॉन्च व्हीकल बनने शुरू हुए। सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसको बना दिया लॉन्चिंग साइट, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट
श्रीहरिकोटा आप सुनते रहते हो, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर हमने बनाया सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि लॉन्चिंग साइट बना दी सैटेलाइट्स की। तो यहाँ पे अब पहुँच गए हम ईस्टर्न कोस्ट पे। अब देखो, आप जो भी कंट्रीज़ हैं उनके देखोगे कि जितनी भी ये लॉन्चिंग साइट्स होती हैं वो ईस्टर्न साइड में ही होती है। अभी बताती हूँ क्यों, पर पहले आप याद रखो लोकेशन, सतीश धवन स्पेस सेंटर। आप पढ़ते हो ना जब भी कोई मिशन लॉन्च होता है तो वहाँ पे लिखा होता है STSC के बारे में बार बार, ठीक है। फिर आता है SASC। SAC का मतलब है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये बना अहमदाबाद के अंदर, यानी कि गुजरात। इनका जो मेन पर्पस था वो क्या था, टू चेक कि क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सारा पर्पस किसका है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। कहाँ पे बन गया, अहमदाबाद। एक आता है LPSC। LPSC को बनाया जाके तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी एक जगह है यहाँ पे, महेंद्रगिरी हिल्स नहीं बोली मैंने, महेंद्रगिरी हिल्स आपको ईस्टर्न घाट के उड़ीसा वाले एरिया में मिलती है। यहाँ पे जस्ट बात हुई किस चीज़ की, दैट इज़ महेंद्रगिरी विच इज़ अ एरिया इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर हमें महेंद्रगिरी मिलता है। तो यहाँ पे बना दिया गया है LPSC। LPSC का मतलब है लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर। लिक्विड प्रोपल्जन यहाँ पे जब भी बात आएगी फ्यूल की और थ्रस्ट की बात आएगी, ठीक है। थ्रस्ट यानी कि फोर्स, अभी बस इतना याद रखो। तो ये सेंटर कहाँ पे बना, तमिलनाडु के अंदर बना। इसका जो मेन पर्पस था दैट इज़ टू मैन्युफैक्चर फ्यूल, जिसको हम स्पेस व्हीकल में यूज़ करेंगे। अब जो पेट्रोल है, कैरोसिन है, वो थोड़ी यूज़ करेंगे स्पेस में भेजने के लिए, ठीक है। तो इग्नाइट ही नहीं हो पाएंगे, ऊपर जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो हमें स्पेशल काइंड ऑफ फ्यूल्स बनाने पड़ते हैं, जिनको बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल्स बोल देते हैं। तो लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर कहाँ पे बना, आपके तमिलनाडु के महेंद्रगिरी वाले एरिया में। एक आता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी कि कोऑर्डिनेशन भी तो बनाना था ना। कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक मध्य प्रदेश, एक चुना गया कर्नाटका का हसन वाला एरिया, और मध्य प्रदेश की भोपाल डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल, ठीक है। इस तरह से ये दो चीज़ें बना दी जहाँ पे MCF बना। MCF का मतलब है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, यानी कि अगर थुम्बा में कांटेक्ट करना है, तिरुवनंतपुरम में कांटेक्ट करना है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कांटेक्ट करना है, VSSC, ठीक है, TERLS, इनसे कांटेक्ट करना है तो कर्नाटका को कॉल लगाई जाएगी। तमिलनाडु में अगर LPSC पूछा जाना है कि आपका जो फ्यूल है वो रेडी है या नहीं है, ठीक है, VSSC, इनसे पूछा जाएगा कि लॉन्च व्हीकल बने या नहीं, तो कौन कांटेक्ट करेगा इनको, कर्नाटका कांटेक्ट करेगा। कर्नाटका किसको मैसेज फॉरवर्ड कर देगा, तो मध्य प्रदेश में जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है भोपाल के अंदर, उनको कांटेक्ट करेगा कि येस एवरीथिंग इज़ रेडी। और साइड में क्या था, अहमदाबाद था। अहमदाबाद में क्या देखा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो अगर इनसे पूछना होगा कि कैसे चल रहे हैं प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट, तो कौन पूछेगा, मध्य प्रदेश। तो मतलब ये जो मध्य प्रदेश और कर्नाटका के भोपाल और हसन रिस्पेक्टिवली यहाँ पे ये जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बनाई, इनका मेन पर्पस था कोऑर्डिनेशन का और रेगुलेट इनसेट और जीसेट थ्रू आउट इंडिया। तो जो भी चीज़ें हैं, अब आप देख सकते हो ये सारी लॉन्च कहाँ से होंगी, इस वाले एरिया से। ये है आपकी लॉन्चिंग साइट, कहाँ पे, श्रीहरिकोटा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, नेलोर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और फिर जाके सारा सामान असेंबल होके कहाँ पे पहुँचेगा, आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से होगी लॉन्चिंग। अब देखो, आप अगर ना साउथ अमेरिका जाओगे, यहाँ पे साउथ अमेरिका या अफ्रीका की तरह बन गया, इस तरह से ऐसे बना लेते हैं इसको। साउथ अमेरिका जाओगे, यहाँ पे एक कंट्री मिलती है आपको जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना का एक जगह है कोरू, यहाँ से इनकी लॉन्चिंग होती है। देखो ईस्टर्न साइड पे आ गई ना, यहाँ से लॉन्चिंग होती है। वहीं पे अगर आप नॉर्थ अमेरिका चले जाते हो, इफ़ यू गो टू द नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे फ्लोरिडा है, ठीक है, फ्लोरिडा से उनकी लॉन्चिंग होती है, फ्लोरिडा, ठीक है। तो यू विल नोटिस, एक जैसे ही चाइना में जाओगे तो चाइना में भी देखोगे जिनचैंग करके एक जगह आ जाती है, जिनचैंग। तो ये सारी कहाँ पे लोकेटेड है, वो ईस्ट वाली साइड पे है। क्यों है ईस्ट पे ही, बिकॉज आपको पता है आपकी जो अर्थ है इट इज़ कॉन्टिन्यूसली रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर कोई चीज़ आप ईस्ट में भेजोगे तो अर्थ भी तो ऑलरेडी ईस्ट में ही रोटेट कर रही है ना, और जब अर्थ आपकी ईस्ट में रोटेट कर रही है तो हेल्प हो जाती है थोड़ी सी लॉन्च व्हीकल को, फ्यूल की कंजप्शन रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा ईस्टर्न कोस्ट से ही लॉन्चिंग करते हैं।
क्यों? बिकॉज अर्थ भी क्या रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और हम भी कैसे भेजते हैं लॉन्च व्हीकल को टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज जब उसी डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। कॉरियोलिस फोर्स देखते हो आप, वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाती हैं। सो दैट्स वाई हम लॉन्चिंग कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो ऑर्बिट क्या होती है? रेगुलर रिपीटिंग पाथ, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है वो उस ऑर्बिट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता जा रहा है तो उसको बोलते हैं रेगुलर है, रिपीटिंग पाथ है। दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड वन अनदर वन। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ऑर्बिट के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या क्या हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है जैसे कि मून, मैन मेड भी हो सकता है जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तियांगोंग स्पेस स्टेशन, इंडिया ने भी बोला हुआ है भारतीय स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन 2035 में उसका काम अभी चलेगा, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। फिर उसके बाद आप कुछ टर्म्स देखोगे जैसे कि प्लैनेट्स। आपको पता है ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास ना तो अपनी हीट होती है ना ही अपनी लाइट होती है। कहाँ से लेते हैं? तो फ्रॉम द स्टार्स। कॉमेट्स आ जाते हैं। कॉमेट्स आपके डस्ट पार्टिकल्स हो गए, आइस पार्टिकल्स हो गए, तो ये सारे आते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होता है? रॉकी पार्टिकल, बड़ा सा एक रॉकी पार्टिकल होता है। ये बोला जाता है जब सोलर सिस्टम बना था तो कुछ चीज़ों का कुछ भी नहीं बना, वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन। तो सारी चीज़ें ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। एक और चीज़ आती है, 3 टर्म्स देख लो यहाँ पे, मीटियोरॉइड, डी है ये, ठीक है। एक होता है मीटियोर और एक होता है आपका मीटियोराइट। मीटियोराइट, ये 3 टर्म्स भी आपको बार बार मिलती हैं। जब छोटा सा रॉकी पार्टिकल एस्ट्रॉइड से टूटा तो एक छोटा सा पार्टिकल निकला जिसको बोलेंगे मीटियोरॉइड। अरे साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, साइज़ बड़ा सोच के ही चलना, ऐसे नहीं कि पत्थर का टुकड़ा सोच लिया, साइज़ बड़ा सोच के चलना। जब ये मीटियोरॉइड कई बार ऑर्बिट से डिस्टर्ब होके आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तो आपको दिखेंगे मिटियोर, जिनको आप टूटता हुआ तारा भी बोलते हो, टूटता तारा। क्योंकि क्या होता है जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर में आप लेयर्स देखते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो फ्रिक्शन इनको फील करनी पड़ती है और जब फ्रिक्शन आती है तो यहाँ पे लग जाती है आग, और ये मिटियोर ऐसे लगते हैं जैसे टूटता हुआ तार है और आप फटाफट से विश मांगने लग जाते हो। एंड देन फिर नीचे जब अर्थ को हिट करते हैं तो ये बन जाते हैं मिटियोराइट। जब ये अर्थ को हिट कर देंगे तो बन जाते हैं मिटियोराइट, ठीक है। तो ये टर्म्स भी ध्यान में रखना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं और क्लोज टू एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस जिसको बोल देते हैं ऑर्बिट। और कैसा पाथवे है? एक्लिप्टिक है। एक्लिप्टिक का मतलब क्या होता है? एक पेज लेना, 2 पिन्स लगाना उस पर और उन पिन्स में एक धागा फंसा देना और फिर जब पेंसिल से आप जो भी सर्कल ड्रॉ करने की ट्राई करोगे ना वो एक्लिप्स्ड ही बनेगा। इस तरह से सर्कुलर नहीं होता है, एक्लिप्स्ड होता है। तो ऑर्बिट जो होती है वो डिफरेंट शेप्स में हो सकती हैं। इट कैन बी एक्लिप्स, सर्कुलर, और कॉमेट्स की डिफरेंट होती हैं जैसे कि स्क्वाश्ड। एक्लिप्स सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। डोमिनेटिंग ऑर्बिट हम देखते हैं जो, जितना हमें अभी यूनिवर्स के बारे में पता है 1% ही पता है, तो डोमिनेशन में आपको एक्लिप्स्ड पाथवे मिलेगा। सर्कुलर भी मिल सकता है। और जो कॉमेट्स, जो डस्ट और आइसी पार्टिकल्स हमने देखे, उनकी स्क्वाश्ड होती है। स्क्वाश्ड का क्या मतलब है? एक काम करना, प्लास्टिक की बॉटल लेना, ठीक है, और उसको पिचक देना बिल्कुल, ठीक है। तो जब उसको आप पिचक दोगे तो जो शेप बनती है वो होती है स्क्वाश्ड। तो मतलब ऐसे रास्ते जो बिल्कुल स्क्वाश्ड हैं, ठीक है, इररेगुलर से हैं, उसको बोल देते हैं कि कॉमेट्स की जो ऑर्बिट की शेप होती है वो होती है स्क्वाश्ड। सैटेलाइट दैट ऑर्बिट अर्थ, चाहे वो आपका मून है, तो एक ही रास्ते में नहीं होते। अब देखो जब मैं बोल रही हूँ ना रिवॉल्व कर रही है कोई चीज़, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि एक सीधी सी लाइन है उसी के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे हमारा रोड होता है तो एक सीधी लाइन थोड़ी है, बहुत ब्रॉड है ना, उसके अंदर एक बस भी जा सकती है, बाइक भी जा सकती है, साइकिल भी चल सकती है और हम भी चल सकते हैं। तो वैसे ये ब्रॉड रास्ते हैं। तो कभी अगर सैटेलाइट मान लो यहाँ जैसे से पास हुई तो कल थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे से भी पास कर सकती है, ठीक है। तो एक रास्ते पे नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, ऊपर नीचे हो सकती हैं, साइड में हो सकती हैं। कैन बी क्लोजर, कैन बी फर्दर। अब 2 शब्द आएंगे, दैट इज़ पैरेगी और एपोगी। पी फॉर पैरेगी, पी फॉर पास, ठीक है, पास में है कोई चीज़। तो मतलब ये आपकी अगर अर्थ है तो ये अर्थ और सैटेलाइट के कॉन्टेक्स्ट में टर्म यूज़ होती हैं। एक पेरीहीलियन, एपीहीलियन पढ़ोगे अभी आप आगे। हेलियन का मतलब होता है सन, सन से रिलेटेड, ठीक है। अभी ये जो पैरीगी है ये आपके अर्थ और सैटेलाइट के कॉन्टेक्स्ट में है। मतलब ये अगर ऑर्बिट है, मान लो सैटेलाइट बहुत पास से गुजरी, अगर अर्थ के बिल्कुल पास से गुजरी अगर आपकी सैटेलाइट, ये आपकी सैटेलाइट है, एंड इफ़ दिस इज़ योर अर्थ, बिल्कुल पास से गुजरी तो उस कंडीशन को बोलेंगे पैरीगी। और जिस दिन दूर से गुजरेगी उसको बोल देंगे एपोगी, ठीक है, एपोगी।
तो पास से गुजरेगी तो पेरिगी, और दूर से गुजरेगी सैटेलाइट इफ़ कंपेयर टू द अर्थ तो बोलेंगे एपोगी। वैसे ही प्लैनेट और सन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें हम बोलेंगे पेरीहीलियन और एपीहीलियन। आपको पता है ना, सर्दियाँ और गर्मियाँ आती हैं, मान लो ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ये बीच में अभी सन है, दिस इज़ योर सन, अभी अर्थ अराउंड में है इसके, तो अब जिस दिन नज़दीक होगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे पेरीहीलियन। क्या बोल देंगे? पेरीहीलियन, पी फॉर पास, पी फॉर पेरीहीलियन। और जिस दिन दूर से जाएगी उस दिन बोल देंगे एपीहीलियन, एपीहीलियन। तो शब्द काफ़ी सेम है और मीनिंग भी काफ़ी सेम है, पर हीलियन और घी का शब्द का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे पेरिगी, तो जब नज़दीक में होगी तो समर आप फेस करोगे, ठीक है, बाकी रोटेशन वगैरह देखनी पड़ती है। और एपीहीलियन यानी कि बहुत दूरी पे है तो विंटर फेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रोटेशन अगेन, क्योंकि रोटेशन का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, वो आप सारा ज्योग्राफी में देखते हो। तो ये कुछ टर्म्स हैं वो ध्यान में रखनी है। एक होता है पीरियड, तो कितना टाइम लगा उस सैटेलाइट को एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, उसको बोल देंगे पीरियड। यानी कि अगर मैं अर्थ की बात करूँ इन कंपैरिजन टू द सन, सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लग जाता है? 365 और 366 डेज, लीप ईयर के केस में 366 डेज, तो उसको बोल देंगे पीरियड। कितना टाइम अर्थ ने रिवॉल्व करने में लिया तो उसको बोल देंगे अराउंड द सन पीरियड, ठीक है। वैसे ही अर्थ के अराउंड ये जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही हैं ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो उस ऑर्बिट पे उस सैटेलाइट को कितना टाइम लगा रिवॉल्व करने में, उसको बोल देंगे पीरियड, यानी कि टाइम। एग्जाम्पल, अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड है 1 साल का। एक ऑर्बिटल प्लेन होता है, यानी कि एंगल भी बनते हैं, ठीक है। अब ये अर्थ है, इसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो एक इमेजिनरी प्लेन देखोगे आप तो कोई ना कोई एंगल बनता रहेगा ऑर्बिट से। ये आपने याद नहीं करने होते, बट एंगल भी बनते हैं, जस्ट इतना बताया हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑर्बिट के अंदर ही कैसे स्टे करते हैं? सिर्फ ऑर्बिट के अंदर ही क्यों रहते हैं? बाहर क्यों नहीं निकल रहे? अर्थ के ऊपर क्यों नहीं हिट कर रहे? तो क्यों? तो न्यूटन की आप 3 लॉज पढ़ते हो। पहला कहता है कि अगर कोई चीज़ स्टेगनेंट है वो स्टेगनेंट ही रहेगी, यानी कि एक जगह पे ही रुकी हुई रहेगी। फॉर एग्जांपल, मान लो ये बड़ा सा एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका वेट है अराउंड 1 टन, ठीक है, 1 टन। एक तरफ से फोर्स लग रही है, दूसरी तरफ से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी 10 न्यूटन की लग रही है, इधर से भी 10 न्यूटन की लग रही है। मान लो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो इधर से भी 10 न्यूटन की लग रही है, इधर से भी 10 न्यूटन की लग रही है, ये तो बैलेंस्ड है, ठीक है, इट्स सेम। आप अपनी मम्मी को खींच रहे हो, ठीक है, एक तरफ से आपका भाई खींच रहा है, एक तरफ से आपकी बहन खींच रही है, इस तरह से, ठीक है। दोनों ही सेम फोर्स के साथ अगर खींचने की ट्राई करेंगे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, फोर्स में पुल और पुश दोनों टर्म्स आते हैं, तो खींचना भी बोल सकते हैं या फिर धक्का देना भी बोल सकते हैं। तो अगर दोनों ही 10 न्यूटन से खींचेंगे तो मम्मी तो बीच में ही रह जाएंगे ना। और अगर मान लो कोई एक ज़्यादा ज़ोर लगा दिया, ठीक है, बहन ने ज़्यादा ज़ोर लगा दिया 20 न्यूटन का, तो जब ज़ोर से खींचा तो मम्मी किसकी तरफ चले गए? अपनी लड़की की तरफ, ठीक है, वो बहन की तरफ, और भाई रह गया अकेला इधर। तो इसका मतलब होता है अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होती है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो न्यूटन का लॉ कहता है फर्स्ट वाला कि कोई भी चीज़ अगर तो स्टेगनेंट है, यानी कि एक जगह पे रुकी हुई है, वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती। और फोर्स कैसी होनी चाहिए? अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड। और दूसरा लॉ कहता है, दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस ब्रेक या फोर्स नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी ना अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ कहता था F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये नहीं अभी करना हमने। तीसरा लॉ कहता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। ये 3 लॉज थे। यहाँ पे काम का जो है वो फर्स्ट वाला है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसको कोई चीज़ खींचेगी नहीं या फिर धक्का नहीं देती। पुश मतलब धक्का एंड पुल मतलब खींचना, ठीक है, पुल मतलब खींचना। पुश नाम से ही पता लग रहा है कि पुश करो, ज़ोर से पुश करो, ठीक है। डिलीवरी के टाइम पे भी पुश ही बोलते हैं ना, तो मतलब बाहर को निकाल रहे हैं कोई चीज़, धक्का दे रहे हैं। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो ग्रेविटी के बिना जो अर्थ, अब देखो अगर ग्रेविटी ना होती अर्थ के ऊपर तो आप एक जंप लेते हैं ना ऊपर की तरफ, तो आप तो उड़ते ही रहते, कभी नीचे आ ही नहीं पाते। तो बिकॉज ग्रेविटी है, ग्रेविटी अर्थ के अराउंड सैटेलाइट को रिवॉल्व करवा रही है, ठीक है।
और उसके बाद ग्रेविटी के बिना ये सारी चीज़ें तो अर्थ के ऊपर आ जाती, सारी हिट कर जाया करती। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर चल रही है, वो जो रस्सी नहीं खींचते, तो एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर चल रही है, जिसकी वजह से सारी की सारी सैटेलाइट कहाँ पे रह रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में रह रही हैं और रिवॉल्व कर रही हैं कॉन्टीन्यूसली अराउंड द अर्थ। यहाँ पे मोमेंटम लिखा है, मोमेंटम मतलब हर एक चीज़ का कोई ना कोई मास होता है। जैसे आप 50 किलो का होगा कोई आप में, ठीक है, कोई 60 का होगा, और आपकी कोई वेलोसिटी भी होती है। आप मूव भी करते हो ना, ऐसे थोड़ी बैठे ही रहते हो, तो मूव भी तो करते हो, यू आर हैविंग सम वेलोसिटी। जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं, एक सिंक में चलती हैं, P = mv बनता है, उसको हम टर्म दे देते हैं मोमेंटम, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, मोमेंटम, ठीक है। तो एक कॉन्टीन्यूअस टग ऑफ वॉर चल रहा है, जिस वजह से अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। क्यों? क्योंकि एक रस्सी है जो इनके बीच में कंपटीशन चला है, जो कि टूटने नहीं वाला, दोनों खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, और ये इस वजह से आप देखोगे जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करती रहती है। जो ऑब्जेक्ट की मोमेंटम है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इनका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो, नहीं तो देखो, अगर मान लो मोमेंटम अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो चीज़ आपकी क्या करेगी, बाहर ही निकल जाएगी ना ऑर्बिट से। ये ऑर्बिट थी, ये तो बाहर ही निकल जाएगी, जाती रहेगी जाती रहेगी। और अगर ये तो था अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर मोमेंटम कम होगा तो ये ऑर्बिट तक पहुंचेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी दोबारा से अर्थ के ऊपर। तो बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो वो ऑब्जेक्ट बाहर ही निकल जाएगा आउट ऑफ स्पेस समवेयर, किसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर, या फिर अगर मोमेंटम कम होगा तो ये सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचेगी नहीं, और जब पहुंचेगी नहीं तो कहाँ पे आएगी, अल्टीमेटली अर्थ के ऊपर ही बचेगी आके। तो बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं तभी कि कांस्टेंट टग ऑफ वॉर चलता जा रहा है, तो इसी वजह से बोला गया, ठीक है। सो ये फोर्सेस का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ हमें जो जिस भी पर्पज़ से हमने वो सैटेलाइट भेजी है, कम्युनिकेशन के लिए भेजी है, नेविगेशन के लिए भेजी है, वो हमें देती रहे, टीवी के सिग्नल देती रहे, मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट देती रहे, और कभी हिट ना करे अर्थ को, ठीक है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब कितनी स्पीड चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट के अंदर रहने के लिए, उसको बोल देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 150 माइल्स चले जाएं अर्थ के ऊपर, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो 17,000 माइल्स पर आवर हो जाती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। और 1 माइल के अंदर आप देख लेते हो अप्रॉक्स 1.60 किलोमीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही 1 किलोमीटर के अंदर अगर देखें तो 3280 फीट आ जाते हैं। तो ये अब माइल्स होगा यूज़, कहीं पे किलोमीटर होगा, कहीं पे फीट होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सैटेलाइट जो होते हैं दे हैव अ हायर ऑर्बिट एंड हैव स्लो ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट तो ऊंचे होते हैं पर वेलोसिटी जो होती है वो स्लो होती है। अब ऑर्बिट्स को हमने देख लिया कि इन ऑर्बिट्स के अंदर हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, और इंटरप्लैनेटरी भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मार्स के ऊपर, ठीक है। मैनी फैक्टर्स दैट डिसाइड कौन सी ऑर्बिट बेस्ट है सैटेलाइट के लिए, वो डिपेंड करता है सैटेलाइट को किस पर्पज़ से बनाया गया है। फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है अगर बेटर नेविगेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है, नेविगेशन हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, तो उसको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भेज दो, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट पर्पज़ से बनती है सैटेलाइट, वो करंट अफेयर के हिसाब से आपने याद करनी होती हैं। तो ये हमने कुछ टाइप्स देखी थी ऑर्बिट की। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको दिखेंगी, हमने ऑलरेडी कर ली ना, 50 से 2000 किलोमीटर, 5000 से 20,000 किलोमीटर, 36,000 अगर बोलेंगे तो आपका जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट बियॉन्ड 36,000 किलोमीटर। सबसे पहले देख लो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो मैंने आपको बोला था कि अप्रॉक्स बोलते हैं हम कि 36,000 ही है, बट 35,786 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं आपके जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के अंदर, इसका मतलब है कि ये वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती हैं, जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है ना उसी की स्पीड को सिंक अप करती हैं। तो अर्थ को कितना टाइम लगता है रोटेशन के लिए, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। तो उसी रेट पे इन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स को मूव करना होता है, ताकि ऐसे लगे कि एक ही जगह पे रुकी हुई हैं, स्टेगनेंट है। तो उसके लिए कितनी स्पीड से इनको घूमना पड़ता है, तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ की रोटेशन को कैच करने के लिए एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,786 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इफ़ कंपेयर टू द अदर सैटेलाइट। तो ये जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं ये कॉन्स्टेंटली रहती हैं ऊपर,
पर्टिकुलरली ओवर द अर्थ। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी तो उसके लिए हम यहाँ पे भेजते हैं सैटेलाइट्स को। जो एंटीना होता है अर्थ के ऊपर उसको फिक्स कर दिया जाता है और वो पिन पॉइंटेड रहता है टुवर्ड दैट सैटेलाइट और विदाउट मूविंग। तो आप देखते हो ना एंटीना एक ही जगह पे रहता है, मूव थोड़ी कर रहा, क्योंकि आपकी जो ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, जैसे जैसे आपकी अर्थ रोटेट कर रही है वैसे ये भी रिवॉल्व कर रही है, तो एक ही जगह पे हमें सिग्नल कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा। यूज्ड बाय वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट, वेदर मॉनिटरिंग के लिए भी इसी ऑर्बिट का यूज़ किया जाता है। फिर हमने लो अर्थ ऑर्बिट देखी थी जिसकी रेंज हमने देखी 50 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक। फिर ये ऑर्बिट जो होती है काफ़ी नज़दीक है अर्थ सरफेस के, और बिकॉज इसका ऑल्टीट्यूड भी कम है 1000 किलोमीटर या उससे कम 2000 किलोमीटर। अभी देखी ना आपने रेंज 50 से 2000 किलोमीटर याद रखना है। तो अगर मान लो मोस्टली जो आप देखोगे वो 160 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती हैं, काफ़ी लो हैं इफ़ कंपेयर टू द अदर ऑर्बिट्स। ज़्यादातर जो कमर्शियल एरोप्लेन्स होते हैं ना आपके, वो कितने पे उड़ते हैं 14 किलोमीटर। तो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ से शुरू होती है 50 किलोमीटर के आगे। तो टकराएंगे नहीं, मतलब एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट टकराएंगे नहीं कभी, क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है, बहुत नीचे हाइट होती है एरोप्लेन्स की कंपेयर टू द सैटेलाइट। जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होती हैं ये कभी भी एक ही पाथ फॉलो नहीं करती, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इनका प्लेन टिल्टेड होता है तो कभी ऊपर कभी नीचे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो सबसे कॉमनली जो यूज़ होती है ऑर्बिट वो लो अर्थ ऑर्बिट ही है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट हमने देख ली थी एट द डिस्टेंस ऑफ 5000 टू 20,000 किलोमीटर। ये कहीं पे भी हो सकती है बिटवीन लो अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यानी कि 50 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक आपकी आ गई थी लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब यहाँ से लेके आपकी एक जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट थी कितने डिस्टेंस पे 35,786 किलोमीटर। हमने तो बोल दिया 5000 से लेके 20,000 तक की रेंज आ जाती है, बट उसके बीच में आप कहीं भी मीडियम अर्थ ऑर्बिट को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ यूज फॉर वेराइटी ऑफ सैटेलाइट विद मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन। जैसे नेविगेशन सैटेलाइट आपको यहीं पे मिलेंगी, यूरोपियन की गैलीलियो सिस्टम आ जाता है, वैसे ही चाइना का क्या आ जाता है बीडो। ठीक है, और इंडिया का क्या आ जाता है नाविक। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये कहाँ का आ गया यूएस से, अमेरिका। ठीक है, इस तरह से नेविगेशन पर्पस से मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही भेजा जाता है। तो जो आप मैप्स यूज़ करते हो वो सारा इसी पे बेस्ड है। ट्रैकिंग जंबो जेट्स को ट्रैक करना और स्मार्टफोन के ऊपर नेटवर्क एंड ऑल वो यहीं से आता है। एक आपने देखा पोलर ऑर्बिट वो पोजीशन वाइज देखी थी ना, 3 पोलर ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट और इंक्लाइंड ऑर्बिट। यहाँ पे देखेंगे पोलर ऑर्बिट ये सन के साथ सिंक में रहती है, बिकॉज ये पोल्स के अराउंड आपको मिलेगी, तो ये सन के साथ सिंक रहेगी, इसको कॉन्स्टेंट सन से लाइट मिलती रहती है, सन के साथ सिंक में रहती है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी इसको बोल देते हैं। जो पोलर ऑर्बिट्स होती हैं लो अर्थ ऑर्बिट में ही होती हैं, यानी कि 2000 से 1000 किलोमीटर के आसपास इसका ऑल्टीट्यूड रहेगा और पोलर रीजन्स के अराउंड ही ये मूव करती हैं, इसी वजह से पोलर नाम पड़ गया। और सिंक्रोनाइज्ड रहती हैं सन के साथ, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब जो सैटेलाइट होगा वो सेम स्पॉट पे आता है डेली। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरिस में 12 नून पे ये पास कर रही है फ्रॉम पेरिस, तो डेली 12 नून पे ही करेगी, तो मतलब सन के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, पोल्स के अराउंड मूव कर रही है, तो एक ही जगह पे दिखेगी डेली। ठीक है, सेम टाइम पे, सेम टाइम सेम जगह। साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको जैसे टू इन्वेस्टिगेट वेदर पैटर्न कैसे इमर्ज कर रहे हैं, वेदर और स्टॉर्म्स को प्रिडिक्ट करना, कुछ एमरजेंसी आ गई जैसे कि फॉरेस्ट फायर, फ्लडिंग वगैरह, एकमुलेट डाटा ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जैसे कि डिफॉरेस्टेशन या फिर राइजिंग सी लेवल्स, तो ये सारी चीज़ें देखना। फिर आता है लैग्रेंज पॉइंट। अभी आपने आदित्य L1 के कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, तो आदित्य L1 के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ आपने देखी है ये वाली, तो हमने यहाँ पे आदित्य L1 को सेट करा है। यहीं पे क्यों किया, वैसे L2 भी है, L3 भी है, L4 भी है, L5 भी है, लैग्रेंज 1, लैग्रेंज 2, 3, 4 एंड 5, पर हमने L1 पे ही क्यों डिसाइड किया, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बराबर है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट टग ऑफ वॉर आप देखोगे। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा तो फ्यूल की कंजप्शन भी कम लगेगी और एक ही जगह पे रहेगी। और जो हमें स्टडी करना है सन के 2 हिस्से, एक है क्रोमोस्फेयर और दूसरी है कोरोना रेडिएशंस। ठीक है, कोरोना रेडिएशंस जो आ रही हैं उनको स्टडी करना, जो सोलर फ्लेयर्स आपको मिलती हैं उनको स्टडी करना, वो आदित्य L1 का पर्पस है। लैग्रेंज पॉइंट जिनको एल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ये ऑर्बिट्स को अलाउ करते हैं कि कहाँ कितने डिस्टेंस पे होते हैं, तो मिलियन ऑफ किलोमीटर्स। तो अगर ये सन से लेके अर्थ के बीच में जो हमने आदित्य L1 लगाया है ना, इसका अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो इट इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, और सन तो अभी बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो 1% डिस्टेंस पे हमने इसको सेट करा है आदित्य L1। ठीक है,
उसके बाद अब देखेंगे सैटेलाइट। तो सैटेलाइट वो बॉडी होती है जो ऑर्बिट पे मूव कर रही है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा है। तो दो तरह की सैटेलाइट आप देख सकते हो, एक होती है नेचुरल, एक होती है मैन मेड, जिसको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि आपका मून आ जाएगा। मैन मेड सैटेलाइट जिसमें आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप आ गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप आप देख सकते हो, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये देखो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे आप सैटेलाइट देख सकते हो। तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, अगर अर्थ को ऑब्जर्व करना है तो उनको बोल देंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नॉन मिलिट्री पर्पज से इसको भेजा जाता है, एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है, अर्थ को मैपिंग करनी है, तो सारा किसकी हेल्प से करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर्पज से होती है, जैसे कि टेलीकास्टिंग, फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, रेडियो के ऊपर सिग्नल चाहिए, रिमोट कनेक्टिविटी, वो सारे सैटेलाइट्स को हम क्या बोल देते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी आपकी वो आ जाती है, जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड, बायो सैटेलाइट। यानी कि सैटेलाइट के ऊपर हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भेजेंगे, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग नहीं होता, ह्यूमन बीइंग नहीं होता। आपने सुना होगा रशिया के कुछ एक प्रोजेक्ट्स के बारे में कि सैटेलाइट के ऊपर प्लांट भेजा था, अभी तक सर्वाइव कर रहा है, ऐसा वैसा आप सुनते रहते हो, ठीक है, मून के सरफेस पे भेज दिया। तो बायो सैटेलाइट मतलब एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, आप प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उसको भेज रहे हो ऊपर जस्ट टू एनालाइज कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, जहाँ पे भी आपने भेजा है, मून हो गया, मार्स हो गया, वेनस के ऊपर अभी डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2031 तक हम भेजेंगे, शुक्रयान करके नाम है, तो वो भी चल रही हैं सारी चीज़ें। एक होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, इनको डिप्लॉय किया जाता है फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंट प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और अदर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। स्पेस टेलीस्कोप, हैंगिंग इन स्पेस टू फोटोग्राफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, तो ये सारी चीज़ों में आपकी यूज़ होती है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। नेविगेशन के पर्पज से भेज सकते हो, तो अगर छोटी छोटी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको चाहिए तो उसमें आप जो भेजते हो वो नेविगेशन पर्पज सैटेलाइट होती हैं, ठीक है। तो एक होती है किलर या फिर मिलिट्री सैटेलाइट भी जिनको बोलते हैं, तो इनको डिप्लॉय करा जाता है कि कोई एनिमी सैटेलाइट हमें हिट ना करे, तो स्पेस में इसको भेजा जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ किलिंग। तो ये सारी कहाँ पे आ गई, मिलिट्री या फिर जिनको किलर सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। स्पेस स्टेशंस देखें तो इनको क्यों डिज़ाइन करा जाता है, नाम से पता लग रहा है स्पेस के अंदर स्टेशन है, यानी कि जो भी एस्ट्रोनॉट हैं, व्योमनॉट, कॉस्मोनॉट्स, अगर उनको ऊपर जाना है स्पेस में और वहीं पे रहना है थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो अपनी रिसर्च को कॉन्टीन्यूसली कंडक्ट कर सके, तो उसके लिए बनाए जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकें ऑन ऑब्जेक्ट जो कि आपके प्लांट हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं। एक होती है टेदर सैटेलाइट, ऐसी सैटेलाइट जो दूसरी सैटेलाइट के साथ गई। अभी आपने टेदर्ड एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी देखी, तो उसी की तरह टेदर्ड सैटेलाइट्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ये एक सैटेलाइट है बड़े वाली, इसके साथ छोटी छोटी सैटेलाइट्स जुड़ी रहती हैं, ठीक है, टेदर्ड रहती हैं, तो उनको बोल देते हैं टेदर्ड सैटेलाइट। और सेकेंडरी पेलोड में जाती हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं ना इसरो ने स्टूडेंट्स की बनाई हुई सैटेलाइट को लॉन्च करवाया, तो ऐसी सैटेलाइट्स को बोलते हैं टेदर सैटेलाइट, यानी कि बड़ी सैटेलाइट के साथ ये कनेक्टेड रहेंगी। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हमने इवोल्यूशन देखा, पहले आया आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, फिर ऑगमेंटेड देखा, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और मार्क 3 तक हम पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 आया था, तो ये एक्सपेरिमेंटल था, यानी कि हमने ट्राई करा कि हम अपने बसेस बनाएंगे जो स्पेस में भेजेंगे। तो वो जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 था, ये सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट था। जस्ट अ सेकेंड गाइस, 1 मिनट, हेलो मम्मी 2 मिनट, मैं खा ले रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 स्टेज व्हीकल बोलते हैं। इसका वेट था 17 टन का, हाइट थी 22 मीटर, और ये कैपेबल है कि 40 किलो का पेलोड कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, यानी कि 50 से लेके 2000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे अगर हम सैटेलाइट भेज रहे हैं तो कितना वेट कैरी करके जाएगा। तो जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। तो कितना वेट कैरी करके लेके जाएगा, 40 किलो। फिर हमने इवोल्यूशन में देखा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
ठीक है। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में अगर देखें तो वहाँ पे वेट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो लेके जाएगा 150 किलोग्राम्स। ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट वाला था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, उसके थ्रू हम रोहिणी को लेके गए थे। रोहिणी सैटेलाइट पूरा ये कंप्लीट नहीं हो पाया था मिशन, पार्शियली सक्सेसफुल बोला था उसको। ठीक है। सॉलिड स्टेज थी। सॉलिड स्टेज का मतलब है जो यहाँ पे फ्यूल यूज़ हुआ था वो सॉलिड फॉर्म में हुआ था। अभी फ्यूल्स की बात करेंगे, बस अभी के लिए इतना याद रखो। फिर आता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, 150 kg, 150 किलो लेके जा रहे थे। सॉलिड स्टेज से ये इक्विप था और इसकी जो कॉस्ट थी वो भी कम लगी इफ़ कंपेयर टू द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वैसे भी जो फर्स्ट चीज़ होती है उस पर कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगने के चांसेस रहते ही रहते हैं। फिर आया आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी बोला जाता है। ये फर्स्ट इंडियन व्हीकल था जिसको इक्विप किया गया विद द लिक्विड स्टेजेस, और इसका जो फर्स्ट लॉन्च किया था वो 1994 में किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसको बोलते हैं वर्सेटाइल वर्क हॉर्स। वर्सेटाइल वर्क हॉर्स 39 कॉन्जिक्यूटिव मिशन करे हैं सिंस 2017। अगर 2023 तक देखें तो अप्रॉक्स 60 हो चुके हैं, जिसमें 57 सक्सेसफुल हैं। ठीक है। तो 48 इंडियन सैटेलाइट कैरी कर चुका है 1994 से 2017, और अब्रॉड से देखें तो 209 सैटेलाइट ये कैरी कर चुका है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें देखो 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड में लगा है इसमें सॉलिड फ्यूल। ठीक है। सॉलिड स्टेज इनको बोलते हैं। सेकंड एंड फोर्थ में लगा है इसमें लिक्विड स्टेज, यानी कि लिक्विड फ्यूल है। अब देखो जब अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट ये लॉन्चिंग होगी तो आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। बहुत थ्रस्ट रिक्वायर्ड होती है। फिर बाद में हमें ऐसा फ्यूल चाहिए होता है जिसको हम टर्न ऑन और ऑफ कर सकें, यानी कि जब चाहिए तब ऑन कर लिया, जब नहीं चाहिए तो ऑफ कर दिया। तो इसमें आप फर्स्ट स्टेज देखोगे सॉलिड था, सेकंड स्टेज देखोगे लिक्विड था, थर्ड स्टेज देखोगे तो सॉलिड था, फोर्थ अगेन लिक्विड था। तो चंद्रयान 1 में भी यही वाला हमने यूज़ किया था PSLV, और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जो कि मंगलयान मिशन था 2013, उसमें भी यही यूज़ किया था। फिर आता है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। लिक्विड फ्यूल्ड विकास इंजन इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इन 1919। थ्रस्ट रिक्वायर्ड होती है फॉर इंजेक्टिंग द सैटेलाइट इन अ जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, दैट्स वाई इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज। और इसमें क्रायोजेनिक इंजन था। अब यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे सॉलिड फ्यूल यूज़ होगा सबसे बॉटम में, बीच में यूज़ होगा लिक्विड, और ऊपर होगा जाके क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक में 2 चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस, पर इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लिक्विड, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो एक्सपांड कर जाती हैं तो इनको एरिया ज़्यादा चाहिए। तो हेंस जो लॉन्च व्हीकल का साइज़ होगा वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, अल्टीमेटली वेट भी इंक्रीज़ कर जाएगा, तो फिर वो तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा। तो इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लिक्विड, और ये टॉलरेट कर सकती हैं -253 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर। ठीक है। तो दैट्स वाई ये हमें क्रायोजेनिक फ्यूल पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो स्टोर किया जाता है इसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर, ताकि इसको लिक्विड स्टेट में मेंटेन करके रख सके। ठीक है। फिर उसके बाद आता है GSLV Mark 2। इसको बाद में, अभी भी ये करंटली ऑपरेशन में है, अब तो Mark 3 भी आ चुका है। तो इसके अंदर 3 स्टेज व्हीकल है, 4 लिक्विड स्ट्रैप्स लगी होती हैं। स्ट्रैप्स मतलब जिसके अंदर फ्यूल भरा होता है। ठीक है। सबसे ऊपर जो लगी होगी वो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। ये देखो, इसकी इमेज देखेंगे अभी हम, तो ये देखो ये स्ट्रैप्स लगी हुई हैं, ये सारी स्ट्रैप्स हैं जिसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है। GSLV Mark 3 हमने चंद्रयान 2 2019 में यूज़ किया था। 3 स्टेज हैवी व्हीकल है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल इसमें लगे हुए हैं। 2 सॉलिड स्ट्रैप हैं, यानी 2 स्ट्रैप ऐसी हैं जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल है, बीच में लिक्विड बूस्टर लगे हैं, और ऊपर जाके क्रायोजेनिक स्टेज है, यानी कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी इसको बोलते हैं। इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है? तो 4 टन सैटेलाइट GTO। अब देखो, अगर नज़दीक जाना है तो ज़्यादा वेट ले जाएगा ना, वहीं अगर दूर जाना है तो कम वेट लेके जाएगा। तो दूर जाएगा तो 4 टन लेके जाएगा GTO में अगर भेजना है, बट अगर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है तो कम वेट, ज़्यादा वेट ले जाएगा, 10 टन। ठीक है। तो बोलते हैं ना कि अगर ट्रैकिंग पे जाना है तो कम सामान लेके जाओ, क्योंकि हाइट भी तो चढ़नी है। तो ये देखो, ये सॉलिड स्ट्रैप्स हैं, ये लिक्विड की है, यहाँ पे लिक्विड फ्यूल है, और टॉप पे लगा हुआ है क्रायोजेनिक फ्यूल का, जिसमें आप क्रायोजेनिक फ्यूल देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द लिक्विड फॉर्म। तो कब यूज़ किया गया था? फॉर द डेवलपमेंट 1 इसकी क्या थी? तो हमने GSAT 19 को इसके थ्रू लॉन्च करवाया था इन 2019 सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज़ इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। डेवलपमेंट 2 क्या हुई इसकी? तो GSAT 29A को इसके थ्रू हमने लॉन्च करवाया था।
मिशन 1 क्या था, चंद्रयान 2 था 2019 में। और उसके बाद लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स अगर देखोगे तो लिक्विड सबसे अच्छा फॉर्म होता है किसी भी फ्यूल को स्टोर करने के लिए। तो इसमें फ्यूल होता है और साथ में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, तो जलाने के लिए चाहिए, फायर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, यानी कि इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये जल सकती है, तो ऑक्सीजन उस जलने को और ज़्यादा प्रमोट करवाता है। ठीक है, तो इसको कंबशन चैम्बर में हम इग्नाइट करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिक्विड फ्यूल। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जब चाहिए तब ऑन कर दिया, जब नहीं चाहिए तो ऑफ कर दिया। आपके गैस सिलेंडर भी तो ऐसे पर्पस करते हैं, जब गैस चाहिए तो ऑन कर ली, जब बंद कर ली, तो तभी तो इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। फिर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड कैन बी रेगुलेटेड, जब चाहिए तभी ऑन करेंगे, जब नहीं चाहिए तो बंद कर देंगे। जबकि सॉलिड फ्यूल एक बार जलेगा तो जलता ही जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि क्रिस्टलाइन नेचर है। क्रिस्टलाइन का मेरा मतलब है यहाँ पे कि सॉलिड चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, जैसे चेयर है तो एक बार जलने लगी तो जलती जाएगी, ठीक है, आप उसको रोक नहीं सकते, फिर रोकोगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो सॉलिड फ्यूल सबसे नीचे लगता है, जो रॉकेट का सबसे नीचे वाला भाग होता है वहाँ पे लगता है, ताकि बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस हो। अब पूरे के पूरे लॉन्च व्हीकल को स्पेस में उड़ाना है, तो उड़ाना है तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी नीचे, तो वहाँ पर हम सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इसको जब इग्नाइट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है, तो इसको आप टर्न ऑफ नहीं कर सकते। ये फ्यूल जो सिस्टम है ये सिंपल है, सेफ है एंड चीपर है, पर कम एफिशिएंट है इफ़ कंपेयर टू द लिक्विड। क्रायोजेनिक इंजन में हमने देख लिया, अब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर जा चुका है, तो वहाँ पे थ्रस्ट चाहिए होगी, कभी रिक्वायरमेंट होगी कभी नहीं होगी, तो हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जो कम एरिया ऑक्यूपाई करे और जब उसको हम ऑन एंड ऑफ भी कर सकें, तो वो होता है क्रायोजेनिक। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैशियस फॉर्म में लेके जाना बहुत ज़्यादा बड़ा चैम्बर बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो खुले पड़े होते हैं, कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बन जाएगा, वो तो फट जाएगा, तो वो फटे भी ना, इस वजह से हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट करवाते हैं और फिर जाके उसको टॉप वाले पार्ट में ऐड कर देते हैं, तो सॉल्यूशन बनाया जाता है। और जो प्रोपेलेंट यानी कि फ्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है और वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसी वजह से हम क्रायोजेनिक के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी भी बहुत अच्छी है और ज़्यादा वेट भी कैरी कर सकता है और कैसा भी टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, इवन -253 डिग्री सेल्सियस। सेमी क्रायोजेनिक पे अभी काम कर रहे हैं बिकॉज हाइड्रोजन हमें महंगी पड़ती है। तो हमने देखा कैरोसिन के अंदर भी सेम टेंडेंसी है लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन, पर इसके ऊपर अभी रिसर्च इज़ गोइंग ऑन और कुछ एक एक्सपेरिमेंट हो भी चुके हैं जो कि करंट अफेयर के हिस्से हैं। तो यहाँ पे रिफाइंड कैरोसिन को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, पर यहाँ पे ऑक्सीडाइजर यानी कि जलाने के लिए अभी भी क्या ही होगा, ऑक्सीजन होगा। तो एडवांटेज क्या है सेमी क्रायोजेनिक इंजन की, कि जो रिफाइंड कैरोसिन है वो एक तो लाइटर है दैन दैट ऑफ द हाइड्रोजन और दूसरा सस्ता है। कैरोसिन को हम कंबाइन करेंगे लिक्विड ऑक्सीजन के साथ ताकि हाईएस्ट थ्रस्ट मिल सके टू द रॉकेट। रिफाइंड कैरोसिन ऑक्यूपाई करता है कम स्पेस इफ़ कंपेयर टू द हाइड्रोजन, इसी वजह से हम फोकस कर रहे हैं कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी बनाए जाए। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी सेमी क्रायोजेनिक इंजन की, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज का लॉन्चिंग सिस्टम यूज़ करता है। फर्स्ट में हमने देख लिया सॉलिड है, दूसरे में हमने देख लिया लिक्विड है, तीसरे में हमने देख लिया क्रायोजेनिक है। पर सेमी क्रायोजेनिक का क्या रोल रहेगा, हम डिसाइड कर रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होगी वो तो सॉलिड ही रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है, अगेंस्ट ग्रेविटी हमें उसको उड़ाना है जब, तो वहाँ पे तो सॉलिड ही रखेंगे। पर जो दूसरी स्टेज होगी सेमी क्रायोजेनिक में, वो हम सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ करेंगे, यानी कि कैरोसिन प्लस ऑक्सीजन, और जो अपर स्टेज होगी वो क्रायोजेनिक ही रहेगी, जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो होगा वो यूज़ होगा इन द सेकेंड स्टेज। अभी इंडिया प्लान कर रहा है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन को हम यूज़ करेंगे इन GSLV, ULV, RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इन फ्यूचर। तो इसी के साथ आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पूरी कंप्लीट हो जाती हैं स्पेस टेक की। आई जस्ट होप आपको लेक्चर पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो डू कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।